नाम इमरान कोटे है और आज हम यहाँ मौजूद हैं आईपॉड्स पे। चवल बज गई है। ये टाइटल अपने तौर पे एक बहुत अम्यूजिंग सा टाइटल लग रहा है मुझे और आपको भी लगेगा आई एम श्योर। और एक सवाल में क्वेश्चन मार्क, एक दिमाग में क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा कि चवल और अगर ये बजी गई है तो कहाँ बजी है और चवल होती क्या है। सबसे पहले तो हमें ये सवाल उठाना चाहिए क्योंकि नेचुरली हमारे देखने वालों में से बहुत सारे लोग हैं जिनका पंजाबी ज़ुबान से ताल्लुक़ नहीं होगा और उनको शायद एग्जैक्टली पता भी नहीं होगा कि चवल होती क्या है। तो मेरे साथ एक माकूल इंसान मौजूद है यहाँ पे जिन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और ये चवल जो हम कह रहे हैं कि बज गई है, ये उन्हीं से बजी है और उसके ऊपर उनको कोई मलाल नहीं है, बल्कि वो बहुत खुश हैं और वो बहुत होपफुल हैं कि ये बहुत अच्छी चवल है। तो आज सबसे पहले हम इनसे बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि चवल का मतलब इनकी ज़ुबान में और इनके ख्याल में क्या है और चवल का मतलब जब हम डिसाइड कर लें तो उसके बाद हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने क्या चवल मारी है और ये उसके ऊपर इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं। ठीक है जी, तो लेट्स वेलकम मिस्टर आबिद कुंदल, माय कॉलीग, माय फ्रेंड, काइंड ऑफ अ मेंटोर ऑल्सो, और ये के कंटेंट के किंग हैं और चैनल्स जितने भी हैं आपके उधर सब जगह माशाल्लाह अपनी सर्विसेज देते रहे हैं और आजकल भी दे रहे हैं। तो कंटेंट का खासा ही इनका ये है कि कोई भी चीज़ जिसके लिए कंटेंट मतलब प्रमोशन हो, प्रोग्राम हो, करंट अफेयर्स हो, इंफरटेनमेंट हो, पैकेजेस हो, न्यूज़ हो, स्पेशल रिपोर्ट्स हों और स्पेशल एंगल्स हों जो पहले एक्सप्लोर ना हुए हों, तो उसके ऊपर जो है वो गोंदल साहब अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि सर ये चवल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ चवल? कोटी साहब, चवल बेसिकली वो बेमकसद बात होती है जो किसी वक्त भी निकल सकती है इंसान के मुंह से। फिलबदी यानी वो बात जो फिलबदी जो है ना वो निकलती है इंसान के मुंह से, और ये वो कैफियत होती है जो किसी वक्त भी किसी पे तारी हो सकती है। हम ये समझते हैं कि हर बेमकसद जो बात है वो गलत ही होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि बेशुमार ऐसी बेमकसद बातें भी होती हैं जिनके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मकसद छुपा होता है, बहुत बड़ा सबक होता है, बहुत बड़े माशरती जो हम बुराइयों जो होती हैं उनको हम एक्सपोज कर रहे होते हैं। तो चवल बेसिकली बुरी चीज़ नहीं है, असल चीज़ है चवल पे रिएक्ट करना और ये समझ के कि ये तो बेमकसद बात कर रहा है, बस छोड़े क्या करनी है। तो अगर हम जो बेमकसद बात कोई मतलब कर रहा होता है उसकी गहराई में जाएं तो आपको पता लगेगा कि बेसिकली वो चवल जो है वो कितनी मुफीद है और कितनी बामकसद बात है। तो बस इसी की। अच्छा गोंदल साहब, ये देखें, ये जो चवल मारने का अमल है ना, ये कोई आज का नहीं है, ये एक अरसा दराज से चलता आ रहा है और चलता रहेगा जब तक दुनिया कायम है। और जैसे इन्होंने कहा कि चवल का बजना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसके बगैर ज़िंदगी कंप्लीट नहीं है, ये एक ज़िंदगी का एक रियलिटी है, एक ज़रूरी साइड है ऑफ लाइफ जिससे हम भाग नहीं सकते। और ये सिर्फ ये नहीं कि मेरे ये तो हम क्या नाम है कोई भी मार सकता है। और कहने वाले के कहते हैं कि आप मिर्ज़ा गालिब को तो सारे जानते ही होंगे, वो भी मार लिया करते थे अपनी शायरी के ज़रिए, मतलब अपने महबूब को जो अब नहीं है उसको भी छेड़ लेते हैं और अपनी जो ज़िंदगी है उसकी मुश्किलात हैं उसको भी जो है ना वो ऐसे पेश करते हैं अपनी शायरी के ज़रिए कि इंसान का की हंस हो गई, मुझ पर क्या आसान हो गई कि मुझ पर के आसान हो गई। तो मतलब ये अपनी ही फॉलीज को अपनी ही पहले उसने गाया और फिर नुसरत साहब ने गाया और उसके बीच में नुसरत साहब की हमने एक रिकॉर्डिंग उठाई जिसमें वो कह रहे हैं ने अंगड़ाई ली। अब आई नो इट कुड बी ऑब्सीन फॉर अ फ्यू पीपल बट आई कुडंट आपके ज़िंदगी में सराहियत करते कि आपने अपने आप को खोलना है, अपने दिमाग को भी और अपने आप को भी इसके लिए ओपन करना है, इसको वेलकम करना है, क्योंकि ये खुशी लेके आता है तो आप दुख में ही रहेंगे
दुख को भी इंजॉय किया जा सकता है। अपने सुख को जैसे हम इंजॉय करते हैं वैसे ही हमें वी नीड टू लर्न कि हम अपने दुख को कैसे इंजॉय करें। क्यों गोंदल साहब, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए, हंसी जो है वो इलाज गम है, कहा भी ये जाता है। और हंसी तब ही आती है कि जब कोई हंसने वाली बात हो या कोई कैफियत ऐसी देखी जाए जिसमें मुस्कुराहट आ मजबूर हो जाए। तो मेरा मकसद भी यही है और उसके लिए मैंने जो किया है, हाँ जी, वो ये है कि मैंने चैनल बनाया है। अच्छा, तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं आपको दे दूं कि एक चवले नाम का जो है ना, चवल नाम का सॉरी चवल नाम का जो चैनल है वो गोंदल साहब ने क्रिएट किया है यूट्यूब के ऊपर, और इसके ऊपर कुछ डाइवर्स किस्म का कंटेंट और कुछ नए आइडियाज़ जो हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ मिलकर एक्सप्लोर करें। और इसमें ये जो कॉमेडी हम देखते हैं आजकल 11 बजे की स्लॉट में अपने चैनल्स के ऊपर और इवन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और इवन अक्रॉस द बॉर्डर जो इंडिया के अंदर शोज़ होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा शो है, तो ये बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं और ये लोगों की लाखों करोड़ों लोगों की स्माइल का बायस है, उनके लाफ्टर का बायस है, और ये एक बहुत बड़ी सर्विस है मेरा ख्याल है। जैसे एक एसेंशियल सर्विस मेडिकल की डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम जर्नलिस्ट जो हैं वो आप तक ख़बर रसानी का फ़र्ज़ सर अंजाम देते हैं, बिल्कुल वैसे ये जो कॉमेडियंस हैं ये भी एक एसेंशियल सर्विस कंसिडर होने कहे बगैर कि आज से कुछ दिन पहले हमने एक बहुत बड़ा नाम कॉमेडी का जावेद कोडू को खो दिया, और उस हवाले से हमने एक प्रोग्राम भी किया और उसके अंदर हमने उनके कोशिश की कि उनके दोस्तों को मदऊ किया जाए, क्योंकि नेचुरली उनकी फैमिली बीरीव्ड है इस वक्त और वो दुख से गुजर रही है, तो हम नहीं चाहते थे कि उनके उस मरले में हम उनके खलल पैदा करें। तो हमने कोशिश की कि हम उनके करीब तरीन साथी या दोस्त को इन्वाइट करें। तो जो हमें मुयसर था वो हमारा भी एक पुराना साथी है और हमारा दोस्त है गोशी खान, और गोंदल साहब यहाँ जो बैठे हैं ये उनके कोलीग भी हैं। तो गोशी खान ये वही गोशी खान है जिन्हें जन्म की मैली चादर और जैसे बड़े बड़े ड्रामे किए हैं, और ये तेरे कमाल के बंदे उसमें उनका जो है वो गूंगे का किरदार था, जो उन्होंने बहुत ही बखूबी सर अंजाम दिया और लोगों को आज तक याद है जिन्होंने देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखें। तो कहने का मकसद ये है कि उनको हमने इनवाइट किया और वो आए और उन्होंने आकर यहाँ पे कुछ दुख का भी इजहार किया। नेचुरली द लॉस इज़ ह्यूज, बट उसके अलावा जो उससे बड़ा दुख था वो ये था कि हमने अभी तक अपने लेजेंड्स को, चाहे वो कॉमेडी में हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, चाहे वो साइंटिस्ट्स हों, एजुकेटर्स हों, हमने उनको सेलिब्रेट नहीं किया उस तरह से। तो वी नीड टू सेलिब्रेट देम, और जावेद कोडू इज़ वन ऑफ देम, इज़ अ फॉरेन कॉमरेड जिसने खिदमत की है आवाम की, क्योंकि उनके चेहरों पे उसने खुशियाँ बखेरी हैं। तो ऐसे लोगों को हमारा सलाम भी है, सल्यूट भी है, और इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये इस अमल की बहुत ज़रूरत है कि ऐसे लोग जो कि दिन ब दिन नेचुरली आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, एक ब्रीड है जो ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और ये रेयर किस्म के लोग हैं। और ये एक वो कहते हैं हज़ारों साल, क्या जी इकबाल साहब कहते हैं, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा। तो ये तो बहुत अच्छा। असल मैं उस बात कर रहा था कि चवला जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है उसका मकसद ये है कि माशरे में बेशुमार ऐसी खामियां हैं जिनको हम सीरियस अंदाज में अगर लोगों को बताएंगे तो वो सही नहीं होंगी, वो माइंड कर जाएंगे। लेकिन अगर हम हंसते हंसते मुस्कुराते अपनी चवलों से उन मुशर्रती खामियों को सामने लाएंगे तो वो एक, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक इबादत का दर्जा ये है, और उनको बेहतर तरीके से लाया जाता है। और आजकल तो खैर पीका एक्ट है, ये मैं जो है ना, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि गोंदल साहब ये वाली इबादत जो है ना वो बड़े ही इनटू इट जो है। और ये क्योंकि मैं ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम बड़ा सीरियस एंगल डिस्कस हो रहा होता है, और फिर बीच में कहीं गोंदल साहब ऐसी एक चवल मार देते हैं कि हम सब फूट के रोते भी हैं और हंसते भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, जैसे कि अच्छी हैंड राइटिंग, जैसे कि अच्छी कारीगरी, जैसे कि पेंटिंग करने की सलाहियत होना, जैसे ये स्किल्स अल्लाह ताला के गॉड गिफ्टेड होते हैं। जैसे एक अच्छा सर्जन, उसके हाथ की सफाई,
ये सब गॉड गिफ्टेड हम कंसिडर करते हैं। आवाज, गले की आवाज, जैसे कि हम कहते हैं कि जी वो अल्लाह ताला ने उसको आवाज ही ऐसी दी है मेलोडियस के वो ही कुडंट बी एनीथिंग बट अ गुड सिंगर। तो बिल्कुल उसी तरह से मेरा ख्याल है कि ये इनका जो इनकी एक्सेप्शनल क्वालिटी है वो ये है कि तंजो मज़ा, और जिसे कहते हैं कॉमेडी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस ऑन द राइट स्पॉट। तो वो ये बड़ी फिल्बदी वो ये करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये मौजू तरीन काम है इनके लिए, इनको भरपूर मेहनत से और जोश के साथ इस काम को करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ऑल द राइट स्पाइसेस ही इज गॉट इट। तो आई टोटली विश हिम बेस्ट ऑफ लक के ये अपनी चवलों में कामयाब हों, और जो चवल नाम का इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया है वो आपकी पज़राई हासिल करे। तो लेट्स सी, इनसे पूछते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द बिगिनिंग, कहाँ से शुरू कर रहे हैं ये, और किस किस्म की चवल से ये अपना काम शुरू करेंगे। कोटे साहब पहली चवल तो आपने देखी है, वो भी हमारे कुलीग हैं जिनके साथ हमने 2-3 मिनट की मारी थी, और ये अब जो मौजूद है, लेकिन जो आज चवल जो आज आपने रेटिंग वाली चवल मारी है ना, वो मैं बता नहीं सकता खुल के, आई एम रियली सॉरी कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे बेहतर चवल मैंने अभी तक नहीं देखी अपनी जिंदगी के अंदर। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि ही विल बी एबल टू डू मच बेटर। नहीं, और देखें, मेरी सबसे बड़ी कामयाबी ये है जो मैं समझता हूँ कि मेरी चवलों का हिस्सा आज एक इंतहाई संजीदा और शख्स बना है, और उसको ये नहीं लगा कि वो चवलों का हिस्सा बन रहा है। यानी ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इमरान कोटे साहब हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत ही अच्छे और इंतहाई नफीस इंसान हैं, सीनियर तरीन प्रोड्यूसर हैं, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन चवलें मारने लाता हूँ कि मुआशरे में जितने चवल आपने देखे होंगे उनमें आज एक और चवल का इजाफा हो गया है। काफी बड़ा इजाफा हुआ। तो ये है। अच्छा, ये इसमें जो है आपका क्या मतलब, अभी तो आप आई एम श्योर कि आप प्लानिंग के मोड में हैं और भी आप प्लान कर रहे हैं इसको, आपने काम तो शुरू कर दिया है। तो जो वो पहली थी वो ये आइडिया कैसे आया आपको, और मतलब आपने हिम्मत कैसे की? क्योंकि नॉर्मली हमारे लाइन ऑफ वर्क में स्पेशली जो लोग सीरियस बिजनेस के साथ या सीरियस कंटेंट के साथ एसोसिएटेड हैं उनको दे नीड अ लॉट ऑफ विल and a lot of bravery to come forward and perform such a task. तो आपको क्या सूझी और फिर कैसे हिम्मत पकड़ी आपने कि मैं इस काम में हाथ डालूंगा? सर, ये असल ये चवले मारने का जो शुरू किया है मैंने काम, ये इंतहाई संजीदा है, और ये इसको मज़ाहिया अंदाज में या चवलों के अंदाज में इसलिए कर रहा हूँ कि चूँकि पता ही है आपको पीका एक्ट के ज़रिए हमारी ज़ुबानें बंद कर दी गई हैं। हम संजीदगी से किसी भी चीज़ को नहीं बता सकते कि यहाँ पे ये खामियां हैं। कोई पता नहीं होता कि जो हम खामियां जिनको समझ रहे हों वो सरकार की नज़र में वो खूबियाँ हों और हम खामियां कह दें, और अगले दिन जो हमारे घरों के पे कुछ नामालूम लोग दस्तक दे रहे हों। तो मैंने मुआशरे की खामियों को सामने लाने के लिए ये एक तरीका अपनाया है, ये कोशिश की है कि चले मैं ख़ुद को सामने रख के कुछ दोस्तों के साथ मिल के उनके साथ हर रोज़ एक ऐसी खामी को सामने लाऊं, मुआशरती खामी को, जिस पे हम डिस्कस करें और उसका हल बताएं। सिर्फ डिस्कस न करें कि असल उसका हल क्या है। तो मेरी कोशिश होगी कि इसका हल भी बताएं, उसको एक हल्के फुल्के अंदाज से पेश करें, और इंशाल्लाह ताला हम जो अगला जो करेंगे वो बहुत अच्छे हमारे क्रिकेटर हैं, उनके साथ मैं कर रहा हूँ, तो उन पे क्रिकेट पे बात होगी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि चवल आपको बनानी नहीं पड़ेगी, चवल खुद चल के आपके पास आएगी? क्योंकि जब है ना, हमारा मुआशरा इस वक्त मुकम्मल जो सेटअप सामने है वो चवल है। बिल्कुल हर लिहाज में आप देखें। अब मिसाल मैं क्रिकेट की दे रहा हूँ, तो क्रिकेट को हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है? अपनी चवलों से। हमने हर उस चीज को तबाह कर दिया है जो हमारी पहचान हुआ करती थी, जिस पे हम नाज किया करते थे, और आज वो क्या है, कहाँ है? यही दुख है जो मेरी चवलों में आपको नजर आएगा। यानी बजाय हम अपने लॉसेस का दुख मनाने के, हम अपनी विन्स को सेलिब्रेट करेंगे। कहने का मकसद ये है कि हम लोगों ने जो खोया है
उसमें भी हमने अपने लिए तलाश करनी है कोई मोटिवेशन, ताकि हम आगे उससे कुछ क्रिएट कर सकें। तो अदरवाइज तो आप देख लें कि ये जो माशरा है और जो सोसाइटी है वो दिन ब दिन टेंस होती जा रही है। नेचुरली लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, बाइंग कैपेसिटी लोगों की ख़त्म हो रही है और लोगों के पास हंसने के लिए मौके भी कम से कम और ख़त्म होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरा ख्याल है ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है। और ये जो कंटेंट हम ऑलरेडी देख रहे हैं कॉमेडी का और फार्स का अपने टीवी चैनल्स पे या अपने डिजिटल आउटलेट्स पे, वो आउटडेटेड हो चुका हुआ है। आप देखें कि आपके इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं इंक्लूडिंग द नेबर इंडिया, वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी का इस वक्त दौर है। और एक दौर था जब हम कॉमेडी के अंदर वी वर द किंग्स, जब उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर, इंडिया क्या पूरी दुनिया में इनका काम देखा जाता था, पसंद किया जाता था। हमारा स्टेज इंडस्ट्री, ड्रामा की स्टेज इंडस्ट्री जो थी वो बहुत अच्छे से चल रही थी और फैमिलीज जाया करती थी बाकायदा ड्रामास देखने के लिए। अब वो एवेन्यू भी ख़त्म हो गया, उसको भी हमने चवल मार मार के मतलब उसमें डांस भी घुसेड़ दिया हमने, उसमें और बहुत कुछ घुसेड़ दिया। तो उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है और ये भी इंडस्ट्री हमारी आंखों के सामने तबाह हो गई है। और ये जो मैं आपको जिक्र कर रहा था कि गोशी खान साहब आए थे, तो वो इसी प्रॉब्लम का बार बार जिक्र कर रहे थे और वो इसी चीज़ पे रो रहे थे कि हुकूमत को खून के आंसुओं के साथ उन्होंने मनाने की कोशिश की है कि ये क्रैकडाउन ना करें। वो फहाशी और उरियानी के ख़िलाफ़ हम सब हैं, लेकिन उनका मानना ये है कि इस क्रैकडाउन के अंदर इंडस्ट्री को ख़त्म नहीं करना, इंडस्ट्री से जो ईवल चीज़ें हैं उनको साइड पे करना है, जो ख़राब है उसको निकालना है, जो गल सड़ चुका है उस हिस्से को रिमूव करना है, लेकिन पूरे के पूरे फ्रूट को तबाह नहीं करना, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को तबाह नहीं करना, जो कि एक अरसे दराज एक बहुत लंबा अरसा लगा है उसको खड़ा करने में। उसको एक ही दिन में ख़त्म ना करें, आप एक क्रैकडाउन की नज़र ना करें सिर्फ फहाशी और उरियानी का बहाना बनाकर। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब कुछ आपको बताती हैं कि कॉमेडी जो है उसका बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ के अंदर, और हंसना भी ज़रूरी है, खुश रहना भी ज़रूरी है, और अपनी मुसीबतों को भी इस तरह से लेना ज़रूरी है कि वो आसान हो जाए आपके लिए। तो ये ज़रूरी है कि हम उस किस्म के कंटेंट की तरफ आएँ जो हमें इस रट में से बाहर निकाले जो हमारे इर्द गिर्द चल रही है, जिसमें सिर्फ एक दूसरे को गंदा करना, एक दूसरे को गालम गलोच करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अगर कोई मोटा है तो उसको मोटा कहना, अगर कोई पतला है तो उसको पतला कहना, मजाक करने, अलकाबात से नवाजना, ये कॉमेडी नहीं है। ये कॉमेडी हमने बना दी है। हम समझते हैं कि ये कॉमेडी किसी ने डिसाइड नहीं किया कि लोग ये देखना चाहेंगे। हाँ, ये किसी ने किया, 4 रेटिंग्स आ गई तो उन्होंने कहा जी यही तरीका है रेटिंग लेने का। तो व्हाट वी लैक इज़ कि हम एक्सपेरिमेंट करना छोड़ गए हैं। हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जैसे कि अगर आप इस वक्त किसी भी ऐप के ऊपर यूट्यूब, फेसबुक या कहीं भी आप प्रोडक्शन करते हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आप उसमें भी यही पढ़ते हैं और आप उनकी पॉलिसीज़ देख लें, वो भी यही कहते हैं कि डोंट स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग। इंस्टाग्राम पे आप एक्सपेरिमेंट करने से ना डरें, यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट करने से ना डरें। मैं भी इस वक्त एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ कि एक सीरियस तबीयत का चैनल है मेरा, लेकिन मैं उसके ऊपर इस वक्त कॉमेडी डिस्कस कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। हम सबको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, और वो एवेन्यूज़ जहाँ पे हम बड़ा डर के कि जी यहाँ ये नहीं होता, वहाँ वो नहीं होता, हम वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट शेल ऑफ आर्स, और हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। तो गोंदल साहब ने ये कदम उठाया और इन्होंने हिम्मत की है, तो आई सैल्यूट हिम, और आई विश हिम कि ये बेहतरीन तौर पे इसको कर पाए। और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को तलाश करें जो जुल्म कर रहे हैं, जो ज़्यादती कर रहे हैं, जो लूट मार कर रहे हैं, वो सारे चवल हैं। और अगर हम उन चवलों की निशानदेही नहीं करते और हमारा ज़मीर जो है वो मुर्दा है और हमें उस पर रिएक्ट नहीं कर सकते उन चवलों को देखकर, तो यकीन करें हम सब उनसे भी बड़े चवल हैं। अच्छा, तो ये एक और चीज़ ये है कि सर ये देखें ना कि हमारे यहाँ जो है वो म्यूजिक अपनी पीक पे था, और अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई कमी बेशी हो गई है, लेकिन वो जो हमारा गोल्डन एरा था वो खत्म हो गया। जैसे कि मैंने कल परसों अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई जिसमें नुसरत फतेह अली खान साहब और नूर जहां के रिलेशन, यानी उनकी पार्टनरशिप को मैंने डिस्कस किया है। और नुसरत साहब अपने खुद एक दफा गाना गाया हमने एक साथ एक फिल्म के लिए, और वो गाना वाज द फर्स्ट सॉन्ग एवर जो नूर जहां और नुसरत फतेह अली खान ने इकट्ठे परफॉर्म किया, और उसको बहुत पज़ीराई मिली, वो बहुत पसंद किया गया, इतना पसंद किया गया कि उसको ऑलमोस्ट हर बड़े आर्टिस्ट ने उसको कवर किया, यानी उसको अपनी आवाज़ में गाया।
और ये भी नुसरत साहब बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी उसकी हम वी वर एट द फ्रंट, हम फोर फ्रंट पे थे, हम लीड कर रहे थे, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो शायरी हो, ठीक है। तो ये जो दौर हमारा जिसे हम गोल्डन एरा कहते हैं, जैसे हमारे पीटीवी के ड्रामे नाचना जाने, वो आंगन टेढ़ा, धूप किनारे और बहुत सारे नाम, हवाएं, तो ये इतने बड़े बड़े ड्रामे थे और इतना बड़ा बड़ा काम था। और मैं चूंकि मेरा खुद ताल्लुक ऐसी फैमिली से है जो कि डिवाइडेड है इन बिटवीन द बॉर्डर्स, मतलब एक साइड उस तरफ भी मेरे रिश्तेदार रहते हैं, तो हमारा आना जाना भी है। तो हमने ये देखा है कि वहाँ पे यानी हम जब उस तरफ जाते थे तो एक सबसे पहले हमसे यही पूछा जाता था कि यार वो आप लोगों के ड्रामे बड़े कमाल के होते हैं, यार आप लोगों के ड्रामे बड़े कमाल के होते हैं। मतलब दिस वाज वन थिंग जिसके ऊपर ऑल द इंडियंस इट वाज द फर्स्ट थिंग इंडियंस वुड आस्क अ पाकिस्तानी। जब उनको किसी पाकिस्तानी से मुलाकात होती थी या वो इंटरेक्शन होता था तो सबसे पहले वो जिस चीज़ का इजहार करते हैं वो ये करते हैं कि जी आपके ड्रामों के हम बड़े फैन हैं। तो ये हमारा लीडिंग जो था। आप अगर इस वक्त आप करंटली, मैं सॉरी ऐड कर रहा हूँ कि करंटली अगर आप देखें तो इस वक्त इंडिया आगे निकल गया मेन स्ट्रीम। मैं ये इन चैनल्स के ड्रामास की बात नहीं कर रहा, मगर आप नेटफ्लिक्स को अब देखें तो नेटफ्लिक्स इज बीइंग स्लोली बीइंग ओवरटेकन बाय इंडियन कंटेंट, और वहां पे सीरीज चल रही हैं। अभी पीछे सेक्रेड गेम्स के नाम से एक बड़ी फेमस सीरीज चली थी और बहुत सी इंडियन सीरीज हैं। भाई लोग शाही लोग भी बड़ा बिकता है, उसके अंदर कॉमेडी भी है और भी सारे टॉपिक्स पे वो काम कर रहे हैं और एक नई इंडस्ट्री खोल ली उन्होंने अपने अपने टैलेंट के लिए, अपने स्टार्स के लिए। कि अब जैसे कि टीवी के ड्रामाज होते थे और फिल्में हुआ करती थी बॉलीवुड की, अब उनकी सीरीज जो है वो नेटफ्लिक्स पे पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं। तो हम उसमें भी पीछे हैं, हमारी तो कोई एक आधी सीरीज कोई नेटफ्लिक्स पे लैंड की है, वरना पुराने ड्रामे हमारे वही जैसे कि फवाद खान का और वो जो ड्रामा बड़ा मशहूर है फिरत वाला, वो ड्रामा है और कुछ ड्रामाज ऐसे गोल्डन मोमेंट्स मौजूद है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम जिस लीडिंग रोल में थे, जिस फ्रंट ड्राइविंग सीट पे हम बैठे हुए थे इस सारे कंटेंट के, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो लिटरेचर हो, वो हम उसमें पीछे क्यों चले गए? सर मसला है कि सिर्फ यही नहीं, अब अपना म्यूज़िक देख लें, अपने गाने देख लें, तो बेशुमार गाने ऐसे में हैं जो मैं गिनवा सकता हूं कि जो पाकिस्तान के गाने थे, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, फिर उन गानों को 8-8, 10-10 साल बाद इंडिया ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ उन्हें कॉपी किया। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारा गाना था आज तू गैर सही, प्यार से बैर सही, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, यही गाना इंडिया ने कॉपी किया 7 साल बाद। तो बेशुमार गाने ऐसे हैं जो उन्होंने कॉपी किए। इसी तरह हमारी कई फिल्मों को उन्होंने कॉपी किया, लेकिन अलमिया ये है कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं कि वो हमारी कॉपी कर लेते थे, वहाँ सुपर हिट हो जाती थी। हमें तब पता चलता था 8-10 साल के बाद जब VCR आया तो जी वो तो कॉपी भी हो चुका है, कॉपी हो चुका है सारा। लेकिन इस वक्त जब इंडिया के पास पंजाबी कुछ नहीं थी, पंजाबी सिनेमा उनका जवाल पजीर था, बिल्कुल ठीक है, तो पाकिस्तानी सिनेमा उस वक्त अपने अरूज पे था। उस अरूज को, अपने अरूज को हमने तो जवाल में बदल दिया, लेकिन उन्होंने अपने जवाल को अरूज में ले गए। और आज पंजाबी सिनेमा पूरी दुनिया में मशहूर है। आप कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, UK जाएं, अपना और सर म्यूजिक भी जाएं, इस वक्त जो टॉप म्यूजिक आर्टिस्ट हैं वो इंडियंस हैं पंजाबी के। हमने अपने पाँव पे खुद, हालांकि मैं अब यकीन नहीं होता मुझे कभी कभी कि मैं कुछ बहुत सारा कंटेंट नुसरत साहब का बनाता हूं और वो पंजाबी में बनाता हूं, और स्पेशली लास्ट भी मैंने एक बनाया रील जिसमें नुसरत साहब अपने अल्फाज में खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि मुझे पंजाबी से इश्क है, और इसके ऊपर इतना इमेंस फीडबैक आया इंडिया से, और 99% लोग उसमें से हमारे सिख बरादरन होते हैं जो इस बात के ऊपर इतने खुश होते हैं और वो नुसरत साहब से ऐसी मोहब्बत रखते हैं, ऐसी आर्जी रखते हैं कि मैं तो हैरान रह गया हूँ, दंग रह गया हूँ कि इतना तो हमने उनको कभी सर पे नहीं बिठा के रखा जैसे कि इंडियन फैंस उनके रखते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है, और ये भी शो करती है कि हमारा अरूज था, और उस अरूज को सिर्फ ये नहीं कि हम ही कह रहे हैं कि वो अरूज था, इवन हमारे जो अक्रॉस द बॉर्डर जो लोग हैं जो हमारा कंटेंट देखते रहे हैं वो भी इस चीज की जमानत देते हैं, इस चीज के ऊपर वो अपना ओथ देते हैं कि बिल्कुल हम भी इस चीज के ऊपर आपके साथ मुत्तफिक हैं। तो ये इसलिए भी जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि ये कोई नॉर्मली हम बहुत सारा हमने कंटेंट अपनी पाकिस्तान स्टडीज में भी ऐसा डाला हुआ है और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि जिसमें हमारी कामयाबी है नहीं, लेकिन हम उसको कामयाबी गिरदानते हैं या हम क्लेम करते हैं कि हमने बड़ा कमाल किया, जबकि हमने कुछ भी नहीं किया हुआ कमाल।
तो हिस्ट्री में तो बड़ा कुछ हमने उल्टा पुल्टा कर दिया है, लेकिन ये हिस्ट्री अभी भी हमारी इंटैक्ट है, जिसमें हमने जो कमालात किए हैं वो हम भी मानते हैं और दुनिया भी मानती है उसको, और वो प्रूवन फैक्ट्स हैं। जैसे कि मैंने अभी ये जैसे इन्होंने एग्जांपल दी, जैसे नुसरत साहब से एक दफा पूछा गया कि आपको कैसा लगता है कि जब आपके गाने इंडिया में बहुत सारे कॉपी हुए हैं और कोई इतने खास अच्छे वर्जन्स भी नहीं निकाले, मतलब उन्होंने कॉपी भी हल्की की है, तो आपको ये देखकर कैसा महसूस होता है? तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब नुसरत साहब ने कहा कि जी मुझे तो इस पे कभी कभी खुशी होती है। उन्होंने कहा क्यों जी, खुशी क्यों होती है? उन्हें खुशी इसलिए होती है कि हमेशा हमें ताना सुनने को मिलता था कि इंडिया की कॉपी हम करते हैं, तो अब जब लोग ये कहते हैं कि जी आपका गाना इंडिया वालों ने कॉपी किया है, तो से किया है, मैं समझता हूं मुझे खुशी होती है इस बात की कि वो जो कहते थे कि हम कॉपी करते हैं उनको, वो आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि इंडिया कॉपी कर रहा है पाकिस्तान को। तो मैं इस पे फख्र महसूस करता हूं कि मेरे काम को कॉपी किया जा रहा है इंडिया के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा एंगल था और बहुत ही मुनफरिद उनकी बात थी। हाँ, ये उन्होंने जरूर ऐड किया कि कुछ गाने और कुछ कलाम ऐसे होते हैं जो दिल के करीब होते हैं, जैसे कि अल्लाहू अल्लाहू, और ये उनकी वो कवाली थी जिससे वो अपना हर कॉन्सर्ट स्टार्ट करते थे। अल्लाहू के कलाम से ही उनकी हर कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट को वो शुरू किया करते थे। पहला ट्रैक होता था जो वो परफॉर्म करते थे, तो इससे उनका बड़ा इमोशनल वैल्यू इंटैक्ट था उसके साथ। तो वो उनका ये कहना था कि ये गाना जब इंडिया क्रॉस द बॉर्डर, इंडिया में एक फिल्म के अंदर उसकी कॉपी हुई और कॉपी भी बहुत सब स्टैंडर्ड हुई, यानी उसमें उसके लिरिक्स थे आई लव यू, तो वो मुझे बहुत दुख हुआ कि कहाँ अल्लाहू अल्लाहू और कहाँ आई लव यू। तो मतलब कॉपी करने के भी कोई, जैसे कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, तो वो होनी चाहिए। आदाब होते हैं, कॉपी करने के आदाब भी होते हैं, मतलब आप उसका आप तो ड्यू क्रेडिट देते हैं। अब अगर आप किसी चीज को कॉपी कर रहे हैं और उसका क्रेडिट उस आदमी को दे रहे हैं जिसका आपने कॉपी किया है, तो फिर वो चोरी नहीं है, फिर तो वो रेफरेंस है, फिर तो वो साइटेशन है। जैसे कि हम थीसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसमें हम बताते हैं जी फला आदमी से इसको भी पढ़ा है और नई चीजों को देखा है, तो हमें पता चला है कि ये इतने % ठीक था लेकिन इसमें ये चीज गलत थी। तो वो आप इसी तरह से ये भी एक प्रूवन फैक्ट है कि ये जो, जैसे कि कल मैं आपसे बात कर रहा था कि जो हेरिटेज है, जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है आज, तो जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज है वो होगी अपनी जगह, लेकिन हमें अब खुद को, हम पाकिस्तानियों को अंदाजा नहीं है कि एक्चुअली जो हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो सारी पाकिस्तान के अंदर है, और वी आर एट द एपिसेंटर ऑफ हेरिटेज ऑफ सिविलाइजेशंस। और हमने इस चीज को, क्योंकि हमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कभी, इसको सही ट्रूली अंडरस्टैंड नहीं किया इस फैक्ट को, तो इसलिए हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। वरना जो खजाने जिनके ऊपर हम बैठे हुए हैं, सांप बन के, बल्कि मैं कहूंगा कि बैठे हुए हैं, क्योंकि वो हमने चूंकि खुद एक्सप्लोर नहीं किए, तो पूरी दुनिया उनसे दूर है। अगर 92% ऑफ मंजरदारो इज येट टू बी एक्सप्लोर्ड, तो ये हमारी कमअक्ली है, ये हमारी कह लें आप, ये हमारी शॉर्टकमिंग है। हमें एक्सप्लोर करना चाहिए था, ये हमारा असासा था, और अगर हम एक्सप्लोर करते तो पूरी दुनिया इसको एक्सप्लोर करती, क्योंकि दुनिया तो इन चीजों के पीछे पागल है। और ये तो प्रूवन है कि इस किस्म के अजूबे, उसमें हमसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड वो लोग हैं, इंक्विजिटिव हैं, और वो इसके ऊपर स्टडी करते हैं। आप देख लें, नेशनल जियोग्राफिक भरा हुआ है, ड्रामे सीरीज भरी पड़ी है इस हवाले से कि पिरामिड्स ऑफ गीजा क्यों बने, फिरौन मरने के बाद क्या करते थे, यानी वो हेरिटेज जो उनकी है वो पूरी दुनिया उसमें इंटरेस्टेड है। तो इस किस्म के बहुत सारे मसले चांदसान ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰੌਨ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰੌਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਬੇ ਜਾਓ ਫਿਰੌਨ, ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਓ ਫਿਰੌਨ। भाई किस फिरौन का मकबरा बनाओगे, किस फिरौन को तुसी करोगे? लेकिन बात साहब गोंदल साहब ये है कि फिरौनों को भी लगता था कि उनको कुछ नहीं हो सकता, यानी कि वो ऑल पावरफुल है और वो अपने आप को खुदा भी तस्लीम करते थे। तो कहने का मतलब ये कि एक फिरौन को तो फफूंदी लग गई थी ना, यानी उसको, उसकी बॉडी जो प्रिजर्व की हुई थी उसको फफूंदी लग गई, और फिर उसका पासपोर्ट बनाया गया और उसको फ्रांस भेजा गया जहाँ पे उसका इलाज हुआ। और जब वो उतरा, यहाँ से भी जहाज में बैठ के गया, वहां भी जब उसका उतरा जहाज, तो उसको पूरा स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया, एक स्टेट हेड का प्रोटोकॉल दिया गया। तो ऐसे हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, तो इंसान ने तो खत्म हो जाना है। तो ये नस्लों को पता चल सके कि किसने क्या किया। और मेरी जो है ना, वो वक्त के फिरौनों से यही